हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिया है, जो है आपका FY BCom कॉमर्स 1 के अंदर। ठीक है, सारे ही जितने लेक्चर्स हुए हैं लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज रहेगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द स्टेटमेंट। अभी उसमें सबसे फर्स्ट हमें बताया है एनालिसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट इज एन एलिमेंट ऑफ डैश इन्वायरमेंट। जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी करने का पॉइंट्स पढ़े थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्किंग कंडीशंस हम एनालाइज करते हैं, उसे हम कौन सा इन्वायरमेंट का एलिमेंट कहेंगे। तो ऑप्शन है इंटरनल, नेशनल, इंटरनेशनल या एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आने वाला है इंटरनल। वर्किंग कंडीशन इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। नेक्स्ट सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज impacting a business unit is an element of dash environment। कॉम्पिटिटर की बात की है तो अभी कॉम्पिटिटर बिलोंग करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एंड ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल, इंटरनेशनल, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सटर्नल। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज ऑफ बिजनेस यूनिट इज एन एलिमेंट ऑफ डैश इन्वायरमेंट। हम हमारी कॉरपोरेट इमेज कैसी है हमारे बिजनेस की, उसे एनालाइज करते हैं। तो उसे हम इंटरनल एक्सटर्नल क्या कहेंगे। ऑप्शंस दिए हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल या नेशनल। तो वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। इंटरनली हम स्टडी करेंगे हमारे कॉरपोरेट इमेज कैसी है या गुडविल कैसी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्टिंग अ बिजनेस यूनिट इज एन एलिमेंट ऑफ डैश इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की है तो इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनल या एक्सटर्नल। गवर्नमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं आती। ये सारे क्वेश्चंस इजी है बहुत। नेक्स्ट इज डैश रिपोर्ट एक्ट्स एज अ रेफरेंस गाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए रेफरेंस गाइड की तरह किस चीज़ को हम रेफ़र करेंगे। तो ऑप्शन से कमिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर मार्केट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इज़ राइट आंसर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमेशा ही हमारे लिए एक रेफरेंस गाइड रहेगा। प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मैनेजर बार बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रेफ़र कर सकता है। Now sixth question is dash feasibility refers to an analysis of whether or not a project is capable of being implemented and operated safely in the interest of the stakeholders। कौन सी फिजिबिलिटी हम चेक करेंगे जब हम चेक करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर सेफ है या नहीं। तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल, मार्केट या सेफ्टी। तो यहाँ पे आंसर इज safety feasibility। Next question, seventh is dash feasibility is concerned with current work practices and procedures। अभी ऑप्शन है ऑपरेशनल, टेक्निकल, इकोनॉमिक या फिनेंशियल। देखिए करंट वर्क प्रैक्टिसेस की बात की है, हम हमारे बिजनेस में कौन सी वर्क प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल इज राइट आंसर। Next is decision on location of business unit is an important element of market research, product research, setting up of a business unit या फिर manufacturing process। तो business location की बात की है तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, setting up of a business unit is the right answer। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Ninth, proximity to market of manufacturing plant is required in case of dash product। proximity to market, मार्केट एरिया से हमारा बिजनेस कितना नज़दीक है, किस केस में हम देखेंगे। लग्जरी, फ्रेजाइल, स्पेशल या ड्यूरेबल। तो वो हम चेक करेंगे फ्रेजाइल प्रोडक्ट के केस में। हम ट्राई करेंगे कि हम मार्केट के बहुत नज़दीक हो।
फ्रिजाइल प्रोडक्ट यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी से डैमेज हो सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल इज डिज़ायरेबल इन केस ऑफ डैश मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल का सोर्स जहाँ पे है वहाँ पे हम नज़दीक रहने की ट्राई करेंगे, तो वो कौन से मटेरियल में हम देखेंगे, ग्रॉस, नेट, रिटेल या होलसेल। तो यहाँ पे आएगा ग्रॉस मटेरियल। ग्रॉस मटेरियल इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर को कौन सा नंबर लेना ज़रूरी होगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया है IC या 10 या टिन या फिर डिन। तो यहाँ पे आएगा आंसर इज डिन। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी होता है। कोई पर्सन अगर डायरेक्टर है या वो बनना चाहता है तो ये नंबर उसे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 12th इज डैश नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS कट किया जाता है तो कौन सा नंबर लेना ज़रूरी है? ऑप्शन इज टिन, 10, IC या फिर डिन। तो यहाँ पे आएगा 10 नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 13 मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस इज एन एलिमेंट डैश एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट। मैनेजमेंट लेबर की बात की है तो अब ऑप्शन है एक्सटर्नल, नेशनल, इंटरनल या इंटरनेशनल। तो आंसर इज इंटरनल। मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट हैज़ अ टाइम फ्रेम ऑफ नॉट मोर देन डैश ईयर। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कितने ड्यूरेशन के होंगे? ऑप्शन है 1, 5, 10 या 20 ईयर्स। तो आंसर इज 1 ईयर। अप टू 1 ईयर हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। Next is 15. The medium term objective of a business unit has a time frame of not more than dash years. जब मीडियम टर्म की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन इज 25, 20, 10 या फिर 5। तो मीडियम टर्म में हम 5 years तक देखेंगे। Now next is the dash frames the corporate strategy of a business unit. कॉरपोरेट स्ट्रेटजी कौन बनाएगा बिजनेस में? ऑप्शंस आर डिपार्टमेंटल हेड्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट या डिविजनल हेड। बहुत ही ईजी है, कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बनाना है, पूरे बिजनेस के लिए प्लान बनाना है तो वो टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द डैश फ्रेम द फंक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। फंक्शनल अलग अलग जो फंक्शन होते हैं बिजनेस में उसकी स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? ऑप्शंस आर टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट या डिविजनल हेड। तो आंसर इज डिपार्टमेंटल हेड्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, परचेस है, HR है, फिनेंस है, सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट की या फंक्शंस की स्ट्रेटजी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट 18 The dash frame operational strategies of a business unit. ऑपरेशनल स्ट्रेटजी यानी डे टू डे ऑपरेशंस जो चल रहे होते हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा? ऑप्शंस आर लोअर लेवल मैनेजर्स, डिविजनल हेड्स, सब डिविजनल हेड्स या फिर टॉप मैनेजमेंट। तो आंसर इज लोअर लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट इज A dash is a planned set of interrelated tasks to be implemented over a specific period. Interrelated task की बात की है, set of interrelated task क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए हैं प्रोडक्ट, प्लान, प्रोसेस या प्रोजेक्ट। तो इसे हम प्रोजेक्ट कहेंगे। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डैश प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट within a certain time frame, usually with defined stages and with designated sources. प्रोजेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया। अभी कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइंस मिलेगी कि कब कौन सा चीज़, कब एक्टिविटी कब ख़त्म करनी है, स्टार्ट करनी है? तो ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट स्टेजेस या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन।
तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट 21, शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, ऑप्शंस है प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्टेजेस या फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आंसर इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होगी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश रिपोर्ट इज अ ब्लूप्रिंट गाइडिंग द एंटरप्रेन्योर टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट। कौन सा रिपोर्ट रहेगा वो, कमिटी, फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट या फिर लीगल। तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट, डैश स्टडी एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर सैंक्शनिंग द लोन्स टू अ बिजनेस यूनिट। कौन स्टडी करेगा लोन देने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, ऑप्शन है बैंक्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स या कस्टमर्स। तो ऑफकोर्स आंसर आएगा बैंक्स, क्योंकि बैंक्स लोन देती है और लोन देने से पहले वो स्टडी करेगी या इवेल्युएट करेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज डैश इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमने देखा था जिसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स बताए थे, तो वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, ऑप्शन है इंडेक्स, लोकेशन, प्रोजेक्ट आउटलाइन या कवर पेज। तो स्टार्टिंग होगी कवर पेज से। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच अ बिजनेस यूनिट would be manufacturing is stated in the dash element of a project report. कवर पेज, प्रोजेक्ट आउटलाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या लोकेशन। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोजेक्ट आउटलाइन, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की डिटेल दी जाएगी जो प्रोडक्ट कंपनी बनाने वाली है। नेक्स्ट 26, अ डैश इज अ प्रिलिमिनरी स्टडी विच इज़ अंडरटेकन टू डिटरमाइन अ प्रोजेक्ट्स वायबिलिटी। प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं वो चेक करना है, वो कहाँ पे चेक किया जाएगा, ऑप्शन है लोकेशन स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी या प्रोसेस स्टडी। तो आंसर है फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ पे चेक किया जाएगी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी। नेक्स्ट 27, द डैश फिजिबिलिटी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कंज्यूमर डिमांड, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। तो आंसर ऑप्शंस है टेक्निकल, इकोनॉमिक, सेफ्टी या मार्केट। तो मार्केट फिजिबिलिटी, ऑप्शन डी इज राइट। मार्केट फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, फ्यूचर में कितने कस्टमर होंगे, मार्केट शेयर कितना रहेगा एक्सेट्रा डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट 28, डैश फिजिबिलिटी इज कंडक्टेड to find out the capability of a business unit to raise appropriate funds required to implement a proposed project। जहाँ पे फंड्स डिसाइड करना है कितने पैसे चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सी फिजिबिलिटी स्टडी होगी, ऑप्शन है फिनेंशियल, मार्केट, ऑपरेशनल या इकोनॉमिक। तो आंसर इज फाइनेंशियल। नेक्स्ट 29, infrastructure facilities is one of the important factors relating to dash of a business unit. Options है selling to be location, revival या manufacturing। तो answer is location। लोकेशन के लिए हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है। नेक्स्ट 30, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग इन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे हम देखेंगे, कौन से टाइम पे, तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट स्टेजेस या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्लानिंग। उस समय हम पहली चीज़ यही सोचेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 31 इज अंडर कंपोजिट क्रेडिट स्कीम द डैश एंटरप्राइजेस कैन ऑब्टेन वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन टुगेदर फ्रॉम अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नाउ किसको मिलेगा यहाँ पे कंपोजिट लोन, लार्ज, लोकल, मीडियम या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को मिलेगा। 32,
The credit linked subsidy scheme provides capital subsidy for the purchase of dash upgradation. किस चीज़ के लिए सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे? तो ऑप्शन से कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री या रॉ मटेरियल. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. नेक्स्ट, the MSMED Act 2006 gives priority in government purchases to dash enterprises. गवर्नमेंट परचेसेस में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ठीक है, कौन से एंटरप्राइज को? तो ऑप्शन से लार्ज, मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल एंड या लोकल. तो आंसर इज ऑप्शन सी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट सबसे पहले उनके पास से परचेस करेगी. नेक्स्ट 34, the Integrated Infrastructure Development Scheme provides financial assistance for setting up industrial estate for dash enterprise. किनको ये फ़ायदा मिलने वाला है? ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज या लोकल एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज या मीडियम. तो यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल को मिलेगा ये बेनिफिट. 35, अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as micro enterprises if the limit for investment in plant and machinery in the manufacture sector is up to. ये लिमिट भी हमने पढ़ी थी. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा तब जाके उसे हम माइक्रो कहेंगे. तो ऑप्शन 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ या 25 लाख. तो यहाँ पे आंसर इज 25 लाख. 25 लाख तक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज कह सकते हैं. 36, नेक्स्ट, अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as small enterprise if the limits for investment in plant and machinery in the manufacturing sector is up to dash करोड़. अभी स्मॉल एंटरप्राइज हमें डिसाइड करना है तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 20, 15 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़. तो आंसर इज 5 करोड़. 5 करोड़ तक होगा तो स्मॉल कहेंगे हम उसे. नेक्स्ट, अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as medium enterprises if the limit for investment in plant and machinery in manufacturing sector is up to dash करोड़. तो ऑप्शन है 20 करोड़, 10 करोड़, 15 या 25. तो राइट आंसर इज बी, 10 करोड़. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38. अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as micro enterprises if the limit for investment in equipment इन सर्विस सेक्टर इज अप टू. अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात की है तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट हम देखेंगे कितना होगा तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे. ऑप्शंस आर 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़. सो आंसर इज ऑप्शन ए, 10 लाख. नाउ नेक्स्ट, अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as small enterprise if limit for investment in equipment in the service sector is up to crore rupees. अगर अभी हमें यहाँ पे हमें सर्विस सेक्टर में कौन सा देखना है? स्मॉल एंटरप्राइज. तो ऑप्शन है 15, 10, 5 या 2 करोड़. तो आंसर इज ऑप्शन डी, 2 करोड़. इतना इन्वेस्टमेंट है इन इक्विपमेंट बाय सर्विस सेक्टर तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइज कह सकते हैं. नेक्स्ट इज 40. अंडर द MSMED Act 2006, the enterprises are classified as medium enterprises if the limits for investment in equipment in the service sector is up to crore rupees. अभी सर्विस सेक्टर में हमें मीडियम एंटरप्राइज डिसाइड करना है तो ऑप्शंस आर 5 करोड़, 10, 15 या 20 करोड़. तो अब यहाँ पे आंसर इज 5 करोड़. इतना इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है अप टू 5 करोड़ तो उसे हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइज. चलिए इसी के साथ हमने ये ख़त्म कर लिया है. नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है हमें. सबसे फर्स्ट हमें पूछा है उन लोगों ने, द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज.
बिजनेस प्लानिंग क्या इसी से शुरू होता है? फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट भी स्टडी करते हैं। नाउ सेकेंड इज देयर इज नो नीड टू कंडक्ट पीरियड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी गलत है, पीरियोडिक रिव्यू तो होना ही चाहिए परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट गलत है, ठीक है, प्रपोज प्रोजेक्ट होना चाहिए जो फ्यूचर में होने वाला है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट नहीं। द फिजिबिलिटी स्टडी हैज़ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये भी गलत है, फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ कुछ पार्टीज़ के लिए, तो ये फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस ओनली टू द एंटरप्रेन्योर, अब ये भी गलत है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफ़ी सारी अलग अलग पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, फाइनेंशियल एजेंसीज हमने देखा था, गवर्नमेंट है, सबके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिक्स्थ हम देखेंगे, अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टडी अंडरटेकन टू डिटरमाइन अ प्रोजेक्ट्स वायबिलिटी, ये सही है। नेक्स्ट सेवेंथ, generally the first step in business unit promotion is to identify business opportunity, yes ये भी राइट है, बिजनेस प्रमोट करना है, कुछ नया करना है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होंगी। नेक्स्ट इज द बिजनेस डिस्क्राइब्स द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यस ट्रू है। नेक्स्ट नाइन्थ इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन प्लांट लोकेशन, यस लोकेशन जब हम सिलेक्ट करने जाए तो सबसे पहली चीज़ हम लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट टेंथ इज बिजनेस फर्म्स नीड टू कंसिडर द एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिफोर लोकेटिंग अ प्लांट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यस स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है, कितने बेनिफिट्स इंसेंटिव्स दे रही है, वो सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी होगा बिफोर सिलेक्टिंग लोकेशन, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मैच्ड कॉलम्स, मैच्ड कॉलम्स देखेंगे, रेफरेंस के लिए आंसर सामने ही दिए गए हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो वो रहेगा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट, यस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। कॉम्पोजिट क्रेडिट यानी कि फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दोनों एक ही जगह से मिलेगा एक साथ, उसे कहेंगे कॉम्पोजिट क्रेडिट। नेक्स्ट इज सीड कैपिटल, सीड कैपिटल किसको मिलेगा, प्रमोटर को, प्रमोटर्स इक्विटी कैपिटल, प्रमोटर के पास अगर पैसे नहीं हैं, पैसे ज़रूरत है उसे, तो सीड कैपिटल हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड नंबर, तो कहाँ एप्लीकेशन करना होगा, DGFT ये नंबर लेने के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट्स वायबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी क्यों किया जाता है, प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं चेक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं एंड चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।